students, good morning. My name is Ankit and welcome to the विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो आज हम रेजोनेंस का पार्ट 2 लेकर आए हैं और पार्ट 2 में जो हमारा रिमेनिंग पार्ट था जो रेजोनेंस में छूट गया था कल वाली क्लास में, वो आज हम अपना कंप्लीट करते हैं। तो अगर लास्ट क्लास का मैं थोड़ा सा डिस्कशन करूं तो बेटा जी लास्ट क्लास में सबसे पहले हमने देखा था कि रेजोनेंस की हमें जरूरत क्यों पड़ी। उसके बाद हमने देखा था रेजोनेंस होता क्या है, रेजोनेंस की बेसिक नीड क्या है, बेसिक उसकी डेफिनेशन क्या है, और उसके बाद हमने वर्क किया था कि रेजोनेंस अगर कोई मेरे पास मॉलिक्यूल है तो मुझे पता कैसे चलेगा उसके अंदर रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट है या नहीं है, मतलब क्राइटेरिया ऑफ रेजोनेंस की बात की थी। और जब ये क्राइटेरिया ऑफ रेजोनेंस मैंने बढ़ा दिया था बेटा जी, उसके बाद हमने देखा था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से हम किसी भी कंपाउंड के अंदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। आज हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एक बहुत ही दिक्कत रहती है बच्चों के अंदर कि बच्चों को मीजोमैरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट में डिफरेंस नहीं पता होता। कभी हम क्या कहते हैं कि किसी को मीजोमैरिक इफेक्ट कह देते हैं, कहीं हम किसी को बेटा जी रेजोनेंस कह देते हैं। तो आज मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि मीजोमैरिक और रेजोनेंस के बीच में डिफरेंस क्या है। ध्यान से देखो, कंसंट्रेशन यहां पर बोर्ड पर आपकी पूरी रहनी चाहिए, तभी आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। और ये चीजें बेटा जी अगर बहुत अच्छे से क्लियर होंगी तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत सिंपल तरीके से सीख सकते हो। देखो ध्यान से, अब मैं सबसे पहले आपको सिखाता हूं कि सर ये एक हमारे पास मीजोमैरिक इफेक्ट होता है और दूसरी कहानी है मेरे पास कि हम रेजोनेंस भी कहते हैं। तो सर कभी रेजोनेंस है कभी मीजोमैरिक इफेक्ट है, अगर ये दोनों एक ही है तो सर अलग अलग नाम क्यों है इनके। चलो देखो इधर, अब मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से दो एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। देखो ध्यान से कि एक मैंने एग्जाम्पल ले लिया ये, और दूसरा मेरे पास बेटा जी एग्जाम्पल है कि आपके पास यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर आपने ले लिया नाइट्रोजन H2 और आप जानते हो कि सर नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होगा। बहुत ध्यान से देखो, ये डिफरेंस बहुत छोटा सा डिफरेंस है, लोगों को पता नहीं होता। ध्यान से देखो, अगर बेटा जी मैं इस मॉलिक्यूल की बात करूं तो आप जानते हो कि सर इस मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है हमारे पास, और कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड की वजह से क्या हो सकता है, रेजोनेंस हो सकता है। मतलब A-B-C, A पर डबल बॉन्ड, C पर डबल बॉन्ड, तो रेजोनेंस की कंडीशन है, क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। तो यहां पे क्या है कि बेटा जी अगर मैंने यहां से ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां डिलोकलाइज करे तो आप क्या कर सकते हो, यहां पे कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, कार्बन फिर अपना एक बॉन्ड ब्रेक करेगा और इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करके वो आगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहुंचा देगा। अच्छा, एक बात आपके दिमाग में आ जानी चाहिए कि सर आपने इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो कराया वो इस डायरेक्शन में ही क्यों कराया। मेरा दिमाग कह रहा है कि सर मैं क्या करूं, मैं इस वाले इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इधर प्रोवाइड करा दूं और इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करके मैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन को दे दूं। पॉसिबल है। तो सर ये तो हमारे पास क्या हो गया कि अगर मैं इस मॉलिक्यूल की बात करूं तो ये मेरे पास कैसा है, बाई डायरेक्शनल है। मतलब यहां पर दोनों डायरेक्शन पॉसिबल है। आपका इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट इस तरफ भी हो सकता है, आपके इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट इस तरफ भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं इस मॉलिक्यूल को देखूं, बहुत ध्यान से देखो कि सर इसको मैंने A कंसीडर कर दिया, ये मेरे पास B है और ये मेरे पास C है, और मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि लॉन पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है कंपेयर देन डबल बॉन्ड। तो यहां पर क्या होगा कि हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तक मूव होता है हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो बेटा जी ये जो लॉन पेयर है ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इधर प्रोवाइड कराएंगे और कार्बन के जैसे ही 5 बॉन्ड होंगे ये वाला बॉन्ड आपका इधर ब्रेक हो जाएगा। यहां पर ये वाला रास्ता पॉसिबल नहीं है बेटा जी। अगर मैं इस मॉलिक्यूल की बात करूं तो यहां पे आपको दिखाई दे रहा है कि सर यहां पर तो यूनिडायरेक्शनल की कहानी है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन है, मतलब सिर्फ यही वाली इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट सिर्फ इसी डायरेक्शन में हो सकता है। लेकिन इस मॉलिक्यूल में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट है वो इधर भी है सर, वो इधर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब याद रखो ध्यान से कि बेटा जी अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट बाई डायरेक्शनल हो तो वो हमारा प्योर रेजोनेंस की कहानी है, वो हमारा प्योर रेजोनेंस की कहानी है। और अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट बेटा जी यूनिडायरेक्शनल हो जाए, एक डायरेक्शन में मूव करे, तब हम उसे कहते हैं मीजोमैरिक इफेक्ट। मीजोमैरिक इफेक्ट। अब आप
हमेशा डिफरेंशिएट बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हो कि सर मीजोमेरिक इफेक्ट कब होगा, जब आपका इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट यूनिडायरेक्शनल होगा, मतलब एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तब आप उसे मीजोमेरिक इफेक्ट कहेंगे। और जनरली जितने एग्जांपल्स मैंने कल आपको पढ़ाए थे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के, वो सारे के सारे यूनिडायरेक्शनल थे और उनको हम मीजोमेरिक इफेक्ट नाम से कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा मैं एक और बात बता दूं आपको। देखो एक चीज देखो यहां पर कि मैंने बात करी कि एक मेरे पास टर्म है जिसे मैं कह रहा हूं कि इंडियन है, और दूसरा मैंने मान लिया कि जो लोग मान लो कि दिल्ली में रहने वाले लोगों को मैंने दिल्लीस्ट कह दिया। ध्यान से समझो इस बात को, है ना। अगर ये कहानी है तो मैं ये कह सकता हूं कि बेटा जी जितने भी दिल्लीस्ट हैं, मतलब जो भी दिल्ली में रहने वाले लोग हैं, वो सारे के सारे इंडियंस हैं, मतलब ऑल दिल्लीस्ट आर इंडियंस। ये बात तो डाइजेस्ट होगी। अगर मैं ये कहूं कि सारे के सारे इंडियंस दिल्लीस्ट है, इज इट पॉसिबल? ये पॉसिबल नहीं है सर। तो इनका रिलेशन क्या है बेटा जी? जो डेलिस्ट वाला कॉन्सेप्ट है ये आपका मीजोमेरिक है, इसको हम मीजोमेरिक से रिलेट करते हैं, और इंडियन वाले को हम रेजोनेंस कहते हैं। तो बेटा जी एक बहुत इंपॉर्टेंट इनके बीच में रिलेशन है कि जितने भी मीजोमेरिक इफेक्ट होंगे वो रेजोनेंस हो सकते हैं। ध्यान से सुनो, जितने भी मीजोमेरिक इफेक्ट होंगे वो सारे रेजोनेंस हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे रेजोनेंस मीजोमेरिक नहीं हो सकते, क्योंकि मीजोमेरिक यूनिडायरेक्शनल है और रेजोनेंस आपका बाई डायरेक्शनल है। ये प्योर रेजोनेंस है भाई, रेजोनेंस इसके अंदर भी हो रहा है, रेजोनेंस इसके अंदर भी हो रहा है, लेकिन ये रेजोनेंस की एक स्पेसिफिक कंडीशन है जिसको हम मीजोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। रेजोनेंस की एक स्पेसिफिक कंडीशन है विच इज कॉल्ड मीजोमेरिक इफेक्ट, कि रेजोनेंस में जब आपकी डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट की यूनिडायरेक्शनल हो जाए आप उसे मीजोमेरिक कह सकते हैं। नॉर्मली रेजोनेंस का पार्ट है वो। तो ये हमारे पास एक बहुत छोटा सा डिफरेंस रहता है मीजोमेरिक इफेक्ट और बेटा जी रेजोनेंस के अंदर। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो मैं रफ कर देता हूं इधर। तो ये डिफरेंस है, आप अब ध्यान रखना, लाइफ में कभी भूलना मत कि मीजोमेरिक और रेजोनेंस के बीच में क्या डिफरेंस है, कब आप रेजोनेंस कहेंगे, कब आप मीजोमेरिक कहेंगे। तो अब आप नहीं भूलेंगे, आई होप। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो। अब इसके बाद सर बात होती है कि हमने देख लिया कि मीजोमेरिक और रेजोनेंस के बीच में डिफरेंस क्या है। अब इसके बाद में मुद्दे की बात करूं तो सर मुझे यह बता दो कि टाइप्स ऑफ रेजोनेंस का क्या कॉन्सेप्ट है। टाइप्स ऑफ रेजोनेंस का क्या कॉन्सेप्ट है, कितने टाइप्स के रेजोनेंस होते हैं। तो अब देखो, अगर मैं प्योर रेजोनेंस की बात कर रहा हूं, अगर मैं बेटा जी प्योर रेजोनेंस की बात कर रहा हूं और दूसरा मैं पार्ट कह दे रहा हूं अब मीजोमेरिक, दूसरा पार्ट हमने कह दिया मीजोमेरिक, तो यहां पर जो आपका ये प्योर रेजोनेंस है ये दो तरीके का होता है बेटा जी। एक होता है आपके पास जिसे हम कहते हैं प्लस आर इफेक्ट, और एक होता है हमारे पास विच इज कॉल्ड माइनस आर इफेक्ट। इसी तरीके से मीजोमेरिक पे आते हैं। सर मीजोमेरिक की भी कहानी सेम ही रहती है। एक होता है हमारे पास जिसे हम कहते हैं प्लस एम इफेक्ट, और दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं बेटा जी माइनस एम इफेक्ट। तो आपने देख लिया कि सर अगर प्योर रेजोनेंस की बात हो तो उसे हम माइनस आर प्लस आर से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और अगर हमारे पास मीजोमेरिक हो तो उसे हम प्लस एम और माइनस एम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब सर दिक्कत यह आती है कि हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा प्लस आर है, कौन सा माइनस आर है, या फिर कौन सा प्लस एम है, कौन सा माइनस एम है। अब मैं समझाता हूं इस बात को, आप इसको भी स्क्रीनशॉट लो, मैं इसे रफ करता हूं फिर आपको बहुत अच्छे से समझाता हूं। ध्यान से देखो इधर कि अगर मैं रेजोनेंस के टाइप्स को एक्सप्लेन करूं कि सर अब मैं प्लस एम माइनस एम की बात कर रहा हूं, अब आप उसे एक्सप्लेन कर लेना, प्लस आर और माइनस आर सेम रहता है। ध्यान से देखो इधर, अगर मैं बात करूं सर एक मेरे पास प्लस एम इफेक्ट है और दूसरा बेटा जी मेरे पास माइनस एम इफेक्ट है। ध्यान से देखो, प्लस एम इफेक्ट का मतलब क्या होता है? प्लस एम इफेक्ट का मतलब होता है कि अगर आप किसी दूसरे को इलेक्ट्रॉनिकली रिच कर रहे हो, ध्यान से सुनो, अगर आप किसी दूसरे को इलेक्ट्रॉनिकली रिच कर रहे हो तो ये क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉनिकली रिच करता है, ये इलेक्ट्रॉनिकली रिच करता है किसको? अनदर, दूसरों को। और माइनस एम का मतलब क्या होता है? माइनस एम दूसरों से इलेक्ट्रॉन खींचता है। माइनस एम क्या करता है? दूसरों से इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो बेटा जी ये दूसरों को इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट करता है, ये दूसरों को क्या करता है? इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट करता है। किसको? दूसरों को, अनदर्स को।
तो ये हमारे पास एक बेसिक डिफरेंस रहता है कि प्लस एम इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट में। प्लस एम का मतलब कि अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूसरों को देना। जब आप अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूसरों को दोगे मतलब उसे इलेक्ट्रॉनिकली आप रिच कर रहे हो। और लेकिन जब आप दूसरों से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहे हो मतलब दूसरे ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, मतलब उसके इलेक्ट्रॉन आपने खींच लिए तो वो इलेक्ट्रॉनिकली बेटा जी डेफिशिएंट हो जाता है और उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, माइनस एम इफेक्ट कहते हैं। मैं एग्जांपल के थ्रू आपको और एक्सप्लेन करता हूं बहुत अच्छे से। कल हमने बेटा जी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए थे। ध्यान से देखो, ये मेरे पास फिनोल है और बनाते हैं। फिनोल के बाद बेटा जी ये मेरे पास एनिसोल है और बना के दिखाते हैं हम एग्जाम्पल। ये बेटा जी मेरे पास एनिलीन है, ध्यान से समझो बहुत प्यार से। इसके बाद मैंने और स्ट्रक्चर्स बनाता हूं आपके सामने। और स्ट्रक्चर हमने बनाए, ये बेटा जी आपके पास नाइट्रोबेंजीन हो गया। और स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो नाइट्रोबेंजीन के बाद अगर मैं बात करूं बेटा जी दिस इज बेंजल्डिहाइड। और भी बना सकते हैं, स्पेस कम है, इतने में आप काम चला लो। ध्यान से देखो, जब मैंने बेटा जी फिनोल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनवाए थे तो फिनोल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आपने देखा था कि सर फिनोल के पास जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे ऑक्सीजन के पास, तो वो क्या करते हैं अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कराते हैं किसको, इस रिंग को। तो ये ग्रुप क्या कर रहा है, ये ग्रुप अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करा रहा है किसको, रिंग को। तो बेटा जी इस रिंग को क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉनिकली, ध्यान से समझो इस बात को कि इलेक्ट्रॉनिकली रिच कर रहा है। तभी आप देखते थे, ध्यान से सोचो, तभी आपने देखा था कि सर जब मैं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना रहा था तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा था। नेगेटिव चार्ज कब आएगा, जब आप किसी को इलेक्ट्रॉन दोगे। इलेक्ट्रॉन देने से उस पर नेगेटिव चार्ज आता है और वो इलेक्ट्रॉनिकली क्या हो जाता है, रिच हो जाता है। सेम कहानी सर एनिसोल के साथ थी। एनिसोल में भी जो ऑक्सीजन है उसके पास लॉन पेयर है, वो अपने लॉन पेयर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कराता है किसको, रिंग को। तो ये भी क्या कर रहा है, रिंग को इलेक्ट्रॉनिकली रिच कर रहा है। तो ये भी कैसा है बेटा जी, ये भी प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, ये भी प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। ध्यान से सुनो, इसी तरीके से अगर मैं एनिलीन की बात करूं तो एनिलीन पर जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन के पास भी बेटा जी एक लॉन पेयर है और वो लॉन पेयर भी क्या हो रहा है, इस तरीके से अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डीलोकेलाइज करता है रिंग को, बेंजीन रिंग को, जिससे क्या होती है कि आपकी बेंजीन रिंग के पास इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और वो बेटा जी इलेक्ट्रॉनिकली रिच हो जाती है। ठीक है, अब अगर मैं इस नाइट्रो ग्रुप की बात करूं तो मैंने देखा था, मैं नाइट्रो को ठीक से लिख देता हूं, N डबल बॉन्ड O और ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड था। ठीक है, यहां पे मैंने क्या देखा था बेटा जी कि ये जो नाइट्रोजन था या ये जो नाइट्रो ग्रुप था ये क्या कर रहा था, रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा था। ये क्या कर रहा था बेटा जी, रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा था। जैसे एल्डिहाइड था मेरे पास, एल्डिहाइड भी क्या कर रहा था बेटा जी, रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा था। और जो चीजें रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रही है तभी हमने देखा था कि सर इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा था। तभी हमने देखा था सर इसकी भी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा था। और बेटा जी अगर किसी चीज पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो सीधा सा मतलब है कि उससे इलेक्ट्रॉन खींच लिए गए हैं, उससे इलेक्ट्रॉन छीन लिए गए हैं, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट हो गया है। एक और बात मैं बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं कि बेटा जी अगर कोई ग्रुप आपके पास ऐसा है, अगर कोई ग्रुप आपके पास ऐसा है जो रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ध्यान से सुनो, कोई ग्रुप आपके पास ऐसा है जो रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, उसे हम एक्टिवेटेड ग्रुप कहते हैं। और जो रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेता है उसे बेटा जी हम डीएक्टिवेटेड ग्रुप कहते हैं। तो फिलहाल एक और बात, अब यहां पे बेटा जी ये क्या कर रहा है, ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी OH, OCH3, NH2 ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग को दे रहे हैं। तो बेटा जी इनका काम क्या हो रहा है, ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। इसलिए ये जो आपका OH है, ये जो आपका OCH3 है, ये जो आपका NH2 है, किसके साथ, बेंजीन रिंग के साथ जब जुड़ रहा है तो बेटा जी ये सब बिहेव कर रहे हैं किसकी तरह, ये सब बिहेव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह। तब हम इन्हें क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहेंगे। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या कर रहे हैं सर, ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, बेंजीन रिंग को डोनेट कर रहे हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अच्छा सर दूसरी तरफ ये जो मैंने NO2 ग्रुप लिखा है, अगर ये फिनाइल रिंग के साथ जुड़ा हुआ है या फिर
मैंने बेंजल्डिहाइड का एग्जांपल दिया था, आप बेंजोइक एसिड भी ले सकते हो, आप क्या ले सकते हो यहां पे, बेंजोइक एसिड भी ले सकते हो, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ये सब क्या कर रहे थे, ये सब बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहे थे। और बेटा जी बेंजीन रिंग से अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचोगे तो क्या करने का काम है, इनका इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम है, इसलिए हम इन्हें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहते हैं। इसलिए मैंने क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का क्या मतलब है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का सीधा सा मतलब है कि सर जो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का मतलब कि सर जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा उसे हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहेंगे। तो रेजोनेंस को थ्रू मैंने ये देख लिया, सर ये ग्रुप्स थे जो रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहे थे, इसलिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और ये ग्रुप थे जो बेटा जी इलेक्ट्रॉन छीन रहे थे रिंग से, इसलिए हमने इनको क्या कहा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इतनी कहानी आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से कि सर जो रेजोनेंस के टाइप है या जो मेसोमेरिक के टाइप्स हैं वो कैसे आइसोलेट करते हैं, कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं सिर्फ करता हूं, ठीक है, चलो देखो ध्यान से, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अब हम आगे बढ़ते हैं। सर अभी रेजोनेंस के बारे में क्या क्या स्पेशल चीजें रह गई हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखो मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट क्या था आपको बता दिया, रेजोनेंस क्या है मैंने आपको बता दिया, रेजोनेंस क्यों है ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। उसके बाद मेसोमेरिक रेजोनेंस में डिफरेंस क्या है, इनके टाइप्स क्या है, सारी चीजें मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दी। अब मैं मेन मुद्दे की तरफ जाता हूं। मेन मुद्दा क्या है बेटा जी रेजोनेंस का, मेन मुद्दा रेजोनेंस का ये है कि सर इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है, रेजोनेंस की एप्लीकेशन, ये जो हमने पढ़ा है इसे हम अप्लाई कहां करें वो बहुत ध्यान से देखो। तो बेटा जी इसके 2 या 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो मुझे आपको पढ़ाने हैं बहुत अच्छे से। पहला तो बेटा जी एक एरोमेटिसिटी का कॉन्सेप्ट है, एक एरोमेटिसिटी का कॉन्सेप्ट है, मतलब कि रेजोनेंस आपको एरोमेटिसिटी एक्सप्लेन करेगा कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक होगा, कौन सा कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होगा, या फिर कौन सा कंपाउंड बेटा जी आपका नॉन एरोमेटिक होगा। मतलब कि एरोमेटिसिटी का पूरा कॉन्सेप्ट रेजोनेंस पे डिपेंडेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है बेटा जी कि ये आपको एसिड बेस्ड कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन कर देगा, ये आपको एसिड बेस्ड कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन कर देगा। एसिड बेस्ड से मेरा मतलब है एसिडिटी एंड बेसिसिटी, मतलब आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स की एसिडिटी और बेसिसिटी कंपेयर करके बता देगा कि कौन कंपाउंड किससे ज्यादा एसिडिक है और कौन सा कंपाउंड किससे ज्यादा बेसिक है। और क्या क्या चीजें बता सकता है सर, ये आपको स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट भी एक्सप्लेन करेगा, ये आपको स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट भी एक्सप्लेन करेगा कि सर कौन सा इंटरमीडिएट स्टेबल होगा और कौन सा इंटरमीडिएट स्टेबल नहीं होगा। कहने का मतलब कि कब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा, कब कार्बन पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा, या फिर कब कार्बन पर रेडिकल स्टेबल होगा। तो सारा कॉन्सेप्ट आपको रेजोनेंस बता देगा अप्लाई करके कि आप ये सारी चीजें मेरे थ्रू जान सकते हो इनके बारे में। तो मैं आपको एक एक करके ये तीनों चीजें बहुत डिटेल से बताता हूं। और बेटा जी जितना हमने अब तक रेजोनेंस में पढ़ा, अब सारा का सारा हमें अप्लाई करना है इन 3 टॉपिक्स में, एरोमेटिसिटी में, एसिड बेस्ड कॉन्सेप्ट में, और उसके साथ साथ बेटा जी स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट में भी हमें ये सारी चीजें देखनी है। चलो ध्यान से देखते हैं। अब सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन में इसकी कराता हूं एरोमेटिसिटी का कॉन्सेप्ट क्या है। ध्यान से देखो, बहुत मजा आने वाला है इसमें भी आपको। यहां पे देखो बेटा कि अगर मैं बात करूं किसकी, एरोमेटिसिटी की, तो एरोमेटिसिटी पहली बात क्लियर कर लो कि सर ये क्या है, एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस की एक एप्लीकेशन है, मतलब एरोमेटिसिटी में भी कहीं ना कहीं खेल है रेजोनेंस का। ध्यान से देखो इधर, सर एरोमेटिसिटी क्या बताती है हमें, एरोमेटिसिटी क्या है। तो बेटा जी एरोमेटिसिटी एक स्टेबिलिटी का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। जो भी कॉम्प्लेक्स एरोमेटिक हो जाता है, जिस भी कॉम्प्लेक्स को एरोमेटिसिटी की उपाधि मिल जाए, वो दुनिया का सबसे स्टेबल, जो भी अगर केटायन है तो सबसे स्टेबल केटायन बनेगा, एनायन है तो सबसे स्टेबल एनायन बनेगा। तो स्टेबिलिटी का बेटा जी एक बहुत बड़ा सोर्स है हमारे पास एरोमेटिसिटी। आओ मैं आपको एरोमेटिसिटी की दुनिया में लेकर चलता हूं। ध्यान से देखो इधर, अगर हम एरोमेटिसिटी की बात करें तो सर एरोमेटिसिटी के लिए 3 चीजें हो सकती हैं, हो बहुत सारी चीजें सकती हैं, लेकिन आपके मतलब की 3 चीजें हैं वो मैं दिखाता हूं इधर।
या तो आपका कोई कंपाउंड होगा बेटा जी वो एरोमेटिक हो सकता है, या फिर आपका कंपाउंड बेटा जी एंटी एरोमेटिक हो सकता है, या फिर तीसरी चीज है कि आपका कंपाउंड कैसा हो सकता है बेटा जी, नॉन एरोमेटिक हो सकता है। या तो आपका कंपाउंड कैसा हो सकता है, नॉन एरोमेटिक हो सकता है। तो सर ये एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, या फिर अगर हम नॉन एरोमेटिक की बात करें तो क्या कहानियां हैं इनकी, वो मैं समझा देता हूं। देखो ज्यादा डेप्थ में मैं नहीं जाऊंगा एरोमेटिसिटी की, हालांकि ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा मैं पढ़ने में, अगर बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में जाएंगे तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाके जितनी हमारी जरूरत की चीजें हैं उतनी चीजें हम एक्सप्लेन करके हम आगे बढ़ेंगे। ध्यान से देखो इधर, अगर मैं बात करूं कि सर ये एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक का खेल क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कौन सा मॉलिक्यूल हमारे पास एरोमेटिक है, कौन सा मॉलिक्यूल हमारे पास एंटी एरोमेटिक है, या फिर कौन सा मॉलिक्यूल बेटा जी हमारा नॉन एरोमेटिक है। ध्यान से देखो, सबसे पहली चीज एरोमेटिसिटी कहती है कि अगर किसी कंपाउंड में आपको एरोमेटिसिटी चेक करनी है तो पहली चीज है कि ऑल कार्बन एटम should be sp2 hybridized, मतलब जितने भी कार्बन एटम हो वो सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए। सर sp2 क्यों होने चाहिए, बिकॉज sp2 जब हाइब्रिडाइज्ड होगा तब बेटा जी स्ट्रक्चर आपकी ट्राइगोनल प्लेनर होगी, मतलब आपकी स्ट्रक्चर एक प्लेन में आएगी। तो कहने का मतलब एरोमेटिसिटी इस बात को एक्सप्लेन करती है कि हम तभी आएंगे जब स्ट्रक्चर प्लेनर होगा, प्लेनर स्ट्रक्चर के अंदर ही आप एरोमेटिसिटी देख सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक तो आपने देख ली सर सारे कार्बन एटम कैसे हो, sp2 हो, या हम ये भी कह सकते हैं कि सर स्ट्रक्चर शुड बी प्लेनर, स्ट्रक्चर आपका प्लेनर होना चाहिए। अगर स्ट्रक्चर प्लेनर नहीं है तो एरोमेटिसिटी होगी नहीं। और एक और बात मैं बता दूं कमाल की कि बेटा जी रेजोनेंस होने के लिए भी प्लेनरिटी सबसे ज्यादा जरूरी है। रेजोनेंस का मतलब क्या है, रेजोनेंस का मतलब है सर डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन होता है। अगर सपोज दैट वो एक प्लेन में नहीं, जैसे सपोज मानो कि ये आपके पास एक पी ऑर्बिटल है, आपने माना सर ये भी आपके पास एक पी ऑर्बिटल है, अगर मुझे इनमें इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन कराना है तो मुझे उनकी पोजीशन ऐसी रखनी पड़ेगी, तभी क्या होगा कि यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां जाएगी। अगर मैं अलग अलग प्लेन में कर दूं तो बेटा जी यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जंप करके इधर नहीं जा पाएगी। तो रेजोनेंस किसी भी कंपाउंड में तभी होगा जब रेजोनेंस करने वाली स्पीसीज में क्या हो, उनके बीच में प्लेनरिटी का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो देखो हमने दो कंडीशंस देख ली, रेजोनेंस के सारी बातें समझ ली, दो कंडीशन देखी है एरोमेटिसिटी के लिए। सर पहली चीज सारे कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, दूसरी चीज कि सर एक स्ट्रक्चर एक प्लेनरिटी के अंदर होना चाहिए। अगर स्ट्रक्चर प्लेनर नहीं होगा तो एरोमेटिसिटी नहीं होगी, पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन नहीं होगा। तीसरी चीज सर इंपॉर्टेंट क्या है, तीसरी चीज है कि सर कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन, या फिर हम कह सकते हैं कि पाई बॉन्ड शुड बी प्रेजेंट। अगर ये भी कहानी नहीं होगी तो बेटा जी फिर आप एरोमेटिसिटी तक नहीं पहुंचोगे। तो तीन चीजें हमने देखी कि सर सारे कार्बन sp2, स्ट्रक्चर प्लेनर, और जो हमारे पास डबल बॉन्ड है या जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो कॉन्जुगेशन में होना चाहिए। इसके बाद ऑब्वियस है कि जब कॉन्जुगेशन में होंगे सर तो डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर ये सारी चीजें हो, और उसके साथ साथ यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन जरूर होना चाहिए। अगर पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन नहीं होगा तो एरोमेटिसिटी कहीं भी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। अब जब ये चारों चीज में किसी मॉलिक्यूल में देख लूंगा, उसके बाद मॉलिक्यूल दो डायरेक्शन में जाएगा। जब मैंने ये देख लिया बेटा जी तो मॉलिक्यूल दो डायरेक्शन में जाएगा, कहेगा या तो आपका मॉलिक्यूल एरोमेटिक होगा, अगर ये सारी कंडीशंस फुलफिल है किसी मॉलिक्यूल के अंदर, उसके बाद एरोमेटिक या फिर एंटी एरोमेटिक होगा। अब सर हमें कैसे पता चलेगा कि कब वो एरोमेटिक होगा या कब वो एंटी एरोमेटिक होगा? तो ध्यान से देखो कि सर एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के लिए एक रूल होता है विच इज कॉल्ड हकल रूल। हकल रूल इस बात को एक्सप्लेन करेगा कि कौन सा मॉलिक्यूल एरोमेटिक होगा, कौन सा मॉलिक्यूल एंटी एरोमेटिक होगा। ध्यान से देखो,
सर एरोमेटिक की बात कर लिया आपने, एंटी एरोमेटिक की बात कर लिया आपने, नॉन एरोमेटिक का कोई जिक्र नहीं किया। तो ध्यान से देखो इधर कि बेटा जी अगर इनमें से मॉलिक्यूल एक भी पॉइंट स्किप कर दे, सपोज दैट उसमें एक भी कार्बन ऐसा है जिसको sp3 है, उसके पास कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड नहीं है, उसके पास प्लेनरिटी नहीं है, कोई भी एक चीज इसमें से मिस हो जाए बेटा जी, आपका मॉलिक्यूल 101% नॉन एरोमेटिक होगा। तो एरोमेटिक की कंडीशन यही है, चारों चीजें 101% होनी चाहिए। उसके बाद हम हकल रूल पे जाएंगे और हकल रूल आपको एक्सप्लेन करेगा, या तो आपका मॉलिक्यूल एरोमेटिक होगा या फिर आपका मॉलिक्यूल बेटा जी एंटी एरोमेटिक होगा। अब हकल रूल क्या है सर? तो हकल रूल कहता है कि अगर आपके पास कोई भी सिस्टम है वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करता है तब तो वो एरोमेटिक है, और अगर कोई स्पीसीज या कोई मॉलिक्यूल है जो 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करता है तो सर वो क्या होगा हमारे पास, वो एंटी एरोमेटिक होगा। आप कहोगे सर ये 4n+2 पाई को कैसे फॉलो करेगा, या फिर 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को कैसे फॉलो करेगा? मैं समझाता हूं, जरा आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं रफ करता हूं, फिर मैं आपको एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक की कहानी समझाता हूं। ठीक है, चलो देखो। अब सर हकल रूल की कहानी हमें समझ नहीं आई कि हकल रूल कह रहा है कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा तो एरोमेटिक होगा, 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा तो सर एंटी एरोमेटिक होगा। हमें कैसे पता चलेगी ये कहानी क्या है? चलो देखते हैं, यही समझाने आए हैं हम। देखो इधर ध्यान से, अगर मैं इसकी बात करूं तो उन्होंने जो हकल सर ने कहा, हकल का जो रूल था वो ये था कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जो होंगी वो बेटा जी आपकी एरोमेटिक होंगी। ध्यान से समझो, या फिर मैं ये कहूं कि अगर जो आपकी 4n पाई इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होंगी बेटा जी वो आपकी एंटी एरोमेटिक होंगी। ठीक है, समझते हैं इस बात को। ध्यान से देखो, अगर ये कहानी उन्होंने कह दी कि एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, तो इसका मतलब क्या है? वो ये कहता है कि सर n की वैल्यू आप एक बार 0 रख के देखो तो कितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे? n की वैल्यू 0 तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन गया। n की वैल्यू अगर आप 1 रखोगे तो बेटा जी 1 + 6 मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए स्पीसीज के पास। n की वैल्यू अगर 2 रख दे हम तो बेटा जी 4 × 2 = 8, 10 पाई इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होनी चाहिए। n की वैल्यू अगर मैं 3 रख दूं तो 4 × 3 = 12, 14 पाई इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होनी चाहिए। ध्यान से देखो, यहां पर n की वैल्यू 0 रख के 0 हो जाएगा, n की वैल्यू 1 रखोगे 4 पाई इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होगी, n की वैल्यू 2 रखोगे 8 पाई इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होगी, n की वैल्यू 3 रखोगे तो बेटा जी 4 × 3 = 12 पाई इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होगी। ध्यान से सुनो इस बात को। तो कहने का मतलब कि अगर मेरे पास कोई भी स्पीसीज है, मेरे पास कोई भी स्पीसीज है और उस स्पीसीज के अंदर अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो वो एरोमेटिक, 4 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो वो एंटी एरोमेटिक, 6 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो वो एरोमेटिक, 8 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो वो एंटी एरोमेटिक, 10 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं एरोमेटिक, 12 घूम रहे हैं एंटी एरोमेटिक, 14 घूम रहे हैं एरोमेटिक। तो कहने का मतलब n आपका कोई भी इंटीजर नंबर है, अगर उस इंटीजर नंबर के रिफ्रेक्स में उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डिलोकेलाइज कर रहे हैं तो उसको हम एरोमेटिक कहते हैं, और इसके रिस्पेक्ट में हम देखेंगे तो उसे हम एंटी एरोमेटिक कहते हैं। सर एग्जाम्पल दिखाओ। एग्जाम्पल दिखाता हूं, ज्यादा एग्जाम्पल की बात नहीं करूंगा मैं, थोड़े से एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेंगे। ध्यान से देखो, अगर मैं आपके सामने बेंजीन रख दूं, ध्यान से देखो, बेंजीन रख दिया बेटा जी, एक पाई बॉन्ड जो होगा उस एक पाई बॉन्ड के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आप सब जानते हो। इसके पास कितने पाई बॉन्ड है? सर 3 पाई बॉन्ड है। 3 पाई बॉन्ड पे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो बेटा जी इस स्पीसीज के पास देखो सारे जो पहले हम ये देखेंगे कि सारे कार्बन sp2 हैं, sp2 है, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे, फिर देखेंगे डीलोकेलाइजेशन है, डीलोकेलाइजेशन भी है, सारी कंडीशन फुल है। फिर आएगा एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक का कॉन्सेप्ट। तो हम देखेंगे कि सर इसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन सर कब होते हैं? जब कंपाउंड आपका एरोमेटिक हो। और एग्जांपल देखते हैं, सर अगर मैं इस तरीके का कोई कंपाउंड ले लूं तो देखो, पहले ये देखो, ये कार्बन sp2, ये कार्बन sp2, ये कार्बन sp2, ये कार्बन sp2, सारे sp2 है, स्ट्रक्चर प्लेनर भी है, और सर डीलोकेलाइजेशन भी अच्छा खासा हो रहा है, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड भी है या कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन भी है। तो सर उसके बाद इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने? सर 2 बॉन्ड, 2 बॉन्ड के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन, और बेटा जी 4 इलेक्ट्रॉन जब होते हैं तो वो एंटी एरोमेटिक होता है, ये आपके पास एरोमेटिक है। ठीक है, उसके बाद
कुछ एग्जाम्पल और भी देख लेते हैं थोड़े से। यहां पर मैंने नाइट्रोजन ले लिया और इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, यहां पर बेटा जी एक हाइड्रोजन आइटम, इसको एक्चुअल में पायरोल कहते हैं, दिस इज कॉल्ड पायरोल, नाम है इसका। ध्यान से देखो, अगर मैं इसकी बात करूं और मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक, पहले आप चेक कर लो, जितने भी कार्बन एटम होंगे सारे के सारे कार्बन एटम इसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। हालांकि नाइट्रोजन भी इसका आपको नहीं लगेगा, लेकिन वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। कैसे, कभी डिटेल में जब पढ़ेंगे तब मैं समझा दूंगा। बेटा जी ये वाला नाइट्रोजन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है दिखने में, और जो आपकी फॉर्मूले ट्रिक्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग भले ही sp3 निकल जाए, लेकिन ये sp2 ही है, 100% sp2 ही है। अब इसकी अगर हम बात करें तो यहां पे ध्यान से देखो कि सर sp2 है, दूसरी चीज प्लेनर स्ट्रक्चर, उसके बाद डीलोकेलाइजेशन, सर देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर जा सकता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर जा सकता है, और ये इसके ये जो दो इलेक्ट्रॉन है बेटा जी इधर मूव कर सकते हैं। मैंने कहा था कि डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड या फिर पाई इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन इधर डीलोकेलाइज हो सकते हैं, ये डीलोकेलाइज होंगे, ये वाला बॉन्ड इधर चला जाएगा और ये वाला बॉन्ड बेटा जी इधर शिफ्ट हो जाएगा। ध्यान से समझो, तो कहने का मतलब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज हो रहे हैं, सर दो तो पाई बॉन्ड, 4 इलेक्ट्रॉन उसके हो गए, और एक लोन पेयर 6 हो गए। सर ये भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, मतलब कि ये भी एरोमेटिक है। ये भी कैसा है, एरोमेटिक है। और एक और मजेदार एग्जांपल देखो, अगर मैं यहां पे ऑक्सीजन लगा दूं, एक और मिसकंसेप्शन दूर करता हूं, यहां पर ऑक्सीजन के पास सर 2 लोन पेयर होते हैं, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है। अब मैं पूछूं कि बताओ बेटा जी इसकी क्या कहानी है, तो आप क्या करेंगे, देखो हमेशा ये जो पाई इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, जो आप पाई इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो, ये पाई इलेक्ट्रॉन हमेशा वही काउंट करने हैं जो डीलोकेलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जिनका डीलोकेलाइजेशन से लेना देना नहीं है उनको हम काउंट ही नहीं करेंगे। ध्यान से समझो इस बात को, क्यों समझा रहा हूं मैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो सारे sp2, ऑक्सीजन भी sp2 है, यहां पे आपको नहीं दिखेगा, किसी और दिन दिखाऊंगा। तो देखो यहां पे ध्यान से, ये सारे sp2 हैं, और अगर बेटा जी ये सारे sp2 हैं तो कहानी क्या होगी मेरी कि ये इधर डीलोकेलाइज, ये इधर डीलोकेलाइज, ये इधर डीलोकेलाइज। कहने का मतलब आपके दिमाग में आ सकता है कि सर इसके पास तो 2 लोन पेयर है और 2 हमें डबल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, तो कहने का मतलब इसके पास 8 पाई इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। बेटा जी ध्यान से देखो कि जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इसका इधर जाएगा, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और जैसे ही ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब ऑक्सीजन घबरा जाएगा, वो इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉनिकली जैसे ही चार्ज हो गया वो डेफिशिएंट हो गया, अब उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपना दूसरा लोन पेयर डीलोकेलाइजेशन में दे सके। तो कहने का मतलब अब ये वाला जो हमारे पास लोन पेयर बचा वो कभी भी डीलोकेलाइज नहीं होगा, वो हमारे पास अब लोकेलाइज्ड है। तो एक एटम के पास चाहे 1000 लोन पेयर सही, लेकिन वो एक ही लोन पेयर आपका डीलोकेलाइजेशन में दे सकता है। ये बात अपने दिमाग में बैठा लेना। तो यहां पे भी हम देखें तो सर 2, 4, 6, इसके पास भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये भी कैसा है, एरोमेटिक कंपाउंड है। तो कुल मिलाके कुछ इस तरीके के आइडेंटिफिकेशन होते हैं। एक एक्सेप्शन केस और बता दे रहा हूं जो कई बार पूछा जाता है, इधर देखो ध्यान से, वो एक्सेप्शन केस में रफ करता हूं इसे। वो एक्सेप्शन केस क्या है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, उसके बारे में, उसकी कहानी को लेके मैं समझा देता हूं। इधर देखो ध्यान से, अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं, ये हमारे पास एक कंपाउंड है, इसको हम साइक्लोऑक्टाट्राइन कहते हैं, शॉर्ट में हम इसे कॉट लिखते हैं, साइक्लोऑक्टाटेट्राइन कहते हैं इसे। 4 बॉन्ड है इसलिए टेट्रा, इन का मतलब आपको पता है कि डबल बॉन्ड को कहते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये एरोमेटिक कंपाउंड है या एंटी एरोमेटिक, देखो सारे कार्बन sp2 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 sp2, सारे कॉन्सेप्ट sp2 के हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं, ये तो सब आपको sp2 दिख गए, सर इसके बाद की कहानी क्या है, इसके बाद की कहानी सर ये देखो कि यहां कॉन्जुगेशन है, सर हैगा, कॉन्जुगेशन है क्योंकि ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो सर ये सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है। उसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड, मतलब 8 पाई इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है ये, और 8 पाई इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, तो सर कैसा होना चाहिए, ये एंटी एरोमेटिक, लेकिन ये एरोमेटिक भी नहीं है, ये एंटी एरोमेटिक भी नहीं है, ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। कैसे है सर नॉन एरोमेटिक, आपने कैसे कह दिया, बेटा जी ये एक्सपेरिमेंट ने बताया, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा बिकॉज एक्सपेरिमेंटल फिनोमिना से लिंकेज है। एक्सपेरिमेंट ने हमें बताया कि सर ये जो आपके पास साइक्लोऑक्टाटेट्राइन है, इसका स्ट्रक्चर जो है वो नॉन प्लेनर है। स्ट्रक्चर कैसा है, नॉन प्लेनर है। जब इसका स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करा गया बेटा जी, तो इसका स्ट्रक्चर जो था वो टब शेप में था।
किस तरीके से मिलता है वो ध्यान से देखो कि आपको इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। 1 डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड, 4 डबल बॉन्ड। अब यहां पर इसका स्ट्रक्चर जो है वो टब शेप में है और टब शेप की होने की वजह से इसकी प्लेनरिटी लूज हो गई और जब मॉलिक्यूल आपका प्लेनर नहीं रहा तो कहने का मतलब वो नॉन एरोमेटिक की कंडीशन में चला जाता है। तो बेटा जी ये हमारे पास एरोमेटिसिटी की थोड़ी सी कहानी थी। अब हमारे पास क्या है कि इसके बाद अभी हाइपर कॉन्जुगेशन की कहानी है, इसके बाद कुछ इंडक्टिव इफेक्ट की कहानी है। तो जो एसिड बेस का कॉन्सेप्ट है या फिर जो इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी वाली कहानी है या जो भी हमारे और भी कॉन्सेप्ट है रेजोनेंस से रिलेटेड, मैं पहले आपको हाइपर कॉन्जुगेशन की पूरी कहानी सुनाऊंगा, उसके बाद में इंडक्टिव इफेक्ट की पूरी कहानी एक्सप्लेन करूंगा और जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तब मैं आपको एसिडिटी बेसिसिटी के क्वेश्चन सिखा दूंगा और आप देखना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर उठा के कि वहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बोर्ड की छोड़ो, आप नीट जेईई के एग्जाम के पेपर उठा के देख लो बेटा जी, वहां से क्वेश्चंस 100% आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और इस तरीके से सिखा दूंगा मैं आपको कॉन्सेप्ट की पूरी लाइफ में एसिडिटी और बेसिसिटी के क्वेश्चंस देखते ही आप चुटकियों में सॉल्व कर दोगे, गारंटी है इस बात की मेरी। तो बेटा जी ये सारी चीजें हो गई हमारी, इसके जो एप्लीकेशंस दो रह गए हैं वो मैं आपको हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव के थ्रू पढ़ाऊंगा। जब वो दोनों चीजें हो जाएंगी तो उन दोनों चीजों को ये तीरा हमारा पूरा जो परमानेंट इफेक्ट की कहानी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद मैं आपको बहुत सारी चीजें इन तीनों को मिक्स करके मिसलिनियस कॉन्सेप्ट पढ़ा के तब मैं आपको समझाऊंगा असल कहानी क्या होती है, क्योंकि बच्चों की दिक्कत ही यही रहती है, वो इंडक्टिव की डेफिनेशन याद करते हैं, रेजोनेंस की डेफिनेशन याद करते हैं और हाइपर कॉन्जुगेशन की डेफिनेशन याद करते हैं। डेफिनेशन से काम नहीं चलता, हमें अप्लाई करना आना चाहिए। तो अभी तो मैंने आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ाया है, इनका एप्लीकेशन जब मैं तीनों इफेक्ट पढ़ा दूंगा तब आपको दिखाऊंगा कि कैसे अप्लाई करते हैं, कहां कौन सा फैक्टर डोमिनेट करेगा, कहां कौन सा फैक्टर डोमिनेट नहीं करेगा। जो भी फाइटिंग के सिलसिले होंगे इंडक्टिव, रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन में वो मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो रेजोनेंस की कहानी मैं यहीं छोड़ता हूं, अभी जो क्वेश्चन वाला पार्ट आएगा तब मैं आपको दिखाऊंगा असल कहानी क्या है, जो मिसलिनियस टॉपिक कहां पे हम बेसिसिटी देखें, कहां इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी की बात करें, सब कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी मेरी वो मैं हाइपर कॉन्जुगेशन पे दूंगा, उसके बाद मैं इंडक्टिव इफेक्ट पे जाऊंगा। फिर तीनों को पढ़ाने के बाद मैं तुम्हें असल दुनिया दिखाऊंगा कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंटरेस्ट क्या है, उसका मजा क्या है। जब आप ये सीख जाओगे और ऑर्गेनिक के चैप्टर्स जब मैं इकट्ठे करूंगा ना बेटा जी, आपको देखना कि कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं होगा जो समझ नहीं आए, कोई फिजिकल प्रॉपर्टी, कोई केमिकल प्रॉपर्टी ऐसी नहीं होगी जो आपको समझ में नहीं आए। बस थोड़ा सा ट्रस्ट रखो, कंसंट्रेशन रखो, सब काम बहुत अच्छे से होगा। चलो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास के लिए थैंक यू। और एक और बात ध्यान रखो बेटा जी, सब्सक्राइब पे थोड़ा सा फोकस करो, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब बढ़ाओगे हम और ज्यादा मेहनत करेंगे आपके साथ और हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होने वाली है। बहुत सारी फैकल्टीज ने आपको बहुत सारा पोर्शन पढ़ा दिया, आपने देख लिया होगा किस तरीके से पढ़ाती है हमारी टीम। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।